बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हम इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 80% पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ 3 से 4 डेरिवेशन बची हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपना काम हो जाएगा। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग का पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मतलब पहला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं कि गाउस का नियम कहाँ लगाया जा सकता है। सीधी सी बात है, गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने में किया जाता है। दूसरा, इसकी सहायता से हम बहुत बार विद्युत क्षेत्र को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करेंगे। विद्युत फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लास्ट वाले वीडियोस में देख चुके हैं। अब विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे बच्चों। तो पहला अनुप्रयोग लिख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिएगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और इसमें हम 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो आपके बुक में है, और 2 अनुप्रयोग और पढ़ेंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन उनके ऊपर सवाल दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, इसका पहला अनुप्रयोग वो है अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण या तार के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें 2 भाग हैं, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा है और एक विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन है, परिमाण है, या उसको फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा NCERT बुक के अंदर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है, उसी में उन्होंने समझा दिया है, जबकि RBSc लास्ट वाले सिलेबस में इसे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ था। ठीक है, मैं आपको फिर NCERT के हिसाब से ही कराऊंगा कि कितनी लाइनें हमें एग्जाम में लिखनी है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हम दिशा को देखते हैं कि दिशा कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या लिखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो बताओ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चालक तार बना रहा हूँ और ये अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है और ये समरूप आवेशित है, मतलब समान रूप से आवेशित है भाई। ठीक है, और अनंत लंबाई का है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अब हमने बोला कि ये अनंत लंबाई का चालक तार है जिसका XY टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है? XY टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है ना। और इस चालक तार के कारण यहां पर कोई बिंदु है P। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। परिमाण तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये समझने लायक बात है। तो हमने क्या किया वो समझिए। हमने सबसे पहले इस P बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची। ये लेट्स सपोज कीजिए, ये दूरी R मान लो, ठीक है, या X मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी तो खैर इससे का कोई फायदा है नहीं, लेकिन हमने एक लंबवत रेखा खींची। ठीक है, और ये लंबवत रेखा जो है इसके मध्य बिंदु या फिर कोई से बिंदु P पर O पर जा रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इस चालक तार के इस O बिंदु से थोड़ा सा ऊपर की ओर चले और एक अल्पांश, एक रेखीय अल्पांश काट लिया। ये अल्पांश जो है DL है। अगर मैं पूरे तार के पास में Q आवेश मानूं तो इस DL अल्पांश के पास में जो आवेश होगा वो बच्चों क्या होगा? DQ होगा। ठीक है, इतना का इतना, लेट सपोज करो ये L लंबाई हम ऊपर की ओर चले तो इतने का इतना हम नीचे की ओर चलते हैं, सेम उतनी ही दूरी पर एक और अल्पांश काट लिया हमने, एक और। ठीक है, उसकी भी लंबाई कितनी है? आंसर है DL ही है। DL है तो इसके पास में आवेश कितना होगा? DQ आवेश होगा।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं समझना। सबसे पहले मैं इन दोनों अल्पांश के कारण, इन पे जितना आवेश है उसके कारण इस P बिंदु पर क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने वाला हूँ, उसकी दिशा को कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु से इसको मिलाया, चूंकि प्लस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र ऐसा देखा जाएगा, यू ऐसा। अरे ये तो थोड़ा वक्रित हो गया, आप उससे स्केल से खींचेंगे तो सीधी लाइन आएगी, ठीक है। और ऐसा का ऐसा काम आप इससे भी कर सकते हो, इसके मध्य बिंदु से ऐसा खींचो, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा करूँ क्या, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो भी थोड़ा वक्रित ही है, ऐसा क्या। चलो, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने बोला DE, इस वाले अल्पांश के कारण भी हमने विद्युत क्षेत्र बोला DE। मैं DE1 और DE2 लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, लेकिन मैं बराबर लिख रहा हूं, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है वो समझिए। देखो बच्चों, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी को लेट सपोज कीजिए मैं x मान लेता हूं, तो ये x है क्या, तो अगर ये r होती, ये r होती और ये l होती, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है। कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करो। तो मैं अगर इसको r मान रहा हूँ तो ये होना चाहिए r का स्क्वायर, मिटा दूंगा मैं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l है, तो ये होगा प्लस l का स्क्वायर और उसका क्या करो, अंडर रूट करो। इतनी की इतनी दूरी ये भी है क्या, ये भी कितनी आएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और उसका क्या बच्चों, अंडर रूट। दूरी बराबर है, क्लियर, दूरी बराबर है। आवेश इसके पास में भी dq है, आवेश इसके पास में भी dq है, क्लियर हो गया क्या। तो अगर मैं इन्हें बिंदु आवेश मानूं तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हमने बोला दूरी ये तो बराबर है, r की जगह x रख लीजिएगा, ये दूरी बराबर है दोनों ही केस में। q दोनों के पास में समान है, k सभी के लिए समान होगा। भाई निर्वात की बात करेंगे तो भाई इसके कारण जितना विद्युत क्षेत्र है उतना का उतना विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी है। बात समझ में आ रही है, उसके कारण भी उतना ही विद्युत क्षेत्र। दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में क्या है, समान है, ठीक है ये बात। चलिए, ये सिर्फ समझाने के लिए था, उतारिएगा मत, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। और अगर ये आपको उतारना है तो फिर इसको r डिफाइन करो, इसको l डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप वैसा डिफाइन करके भी उतार सकते हैं। डन हुआ। चलिए, अब क्या होगा, तो हमने बोला अगर ये देखो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा उभयनिष्ठ, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, तीनों भुजाएं समान है तो सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो अगर ऊपर कोण थीटा है तो नीचे भी कोण को हम क्या माने बच्चों, थीटा माने, ठीक है। इस लाइन को आगे की ओर बनाओ, आगे की ओर बनाए, तो अगर ये कोण थीटा है तो भैया इधर वाला भी थीटा होगा, ये कोण थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा। ऐसा ही है ना, एकांतर कोण, एकांतर नहीं, ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, उस तरीके से आप काम कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखो क्या होने वाला है बच्चों। यहाँ पर हमने देखा कि इस विद्युत क्षेत्र DE के दो घटक बैठे। क्या भाई, एक तो थीटा के अनुदिश चला गया यू इस दिशा में, ये कितना हुआ, DE cos थीटा हुआ, ठीक है। इसको मैं सदिश रूप में लिख देता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी डिफाइन करेगा। तो इसका एक घटक इस तरफ गया, इसका एक घटक ये भी गया, ये है ना, थीटा से कनेक्टेड तो cos का होता है, तो बच गया कौन सा, साइन वाला, ये DE sin थीटा होगा। ऐसा का ऐसा इस विद्युत क्षेत्र DE के भी दो घटक है। कौन सा भाई, एक तो इसी दिशा में जा रहा है DE cos थीटा, और इसका दूसरा घटक ऐसा नीचे की ओर DE sin थीटा। जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा ही जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि DE sin थीटा ऊपर भी काम कर रहा है, DE sin थीटा नीचे भी काम कर रहा है। क्या होगा भैया, कैंसिल। दोनों परिमाण में क्या हैं, समान हैं, दिशा में क्या है, विपरीत है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ये DE cos थीटा और ये वाला DE cos थीटा एक ही दिशा में, साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर मैंने लास्ट में गलत भी बोल दिया हो तो समझिएगा कि DE sin थीटा वाले घटक
परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त करेंगे। जबकि cos थीटा वाले घटक जो हैं वो एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो जुड़ेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में मिलेगा। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में मिलेगा बच्चों। और ये दिशा कैसी है? तो हमने बोला कि इस P बिंदु को तार से मिलाने वाली अभिलंबित रेखा, यह अभिलंबित रेखा है, इसके अनुदिश ही तो जा रहा है, ऐसा बाहर की ओर। ये ऐसा भी आ सकता था, कब? अगर मैं यहाँ पर आवेश कैसा लेता बच्चों? माइनस का लेता। आवेश कैसा लेता? माइनस का। तो माइनस का लेते तो ये त्रिज्या ही अंदर की ओर आता, और प्लस का लेते हैं तो ये त्रिज्या ही बाहर की ओर आता है। और कौन सी रेखा के अनुदिश? अभिष्ट बिंदु को तार से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश होता है विद्युत क्षेत्र। दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना है ना, ये डायग्राम हमें बनाना है, और इसके लिए थ्योरी कितनी लिखनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए थ्योरी हमें कितनी लिखनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी बुक में भी उतनी थ्योरी है नहीं, तो लॉजिक लेस है, और एग्जाम में ये चीज़ आए चांसेस नेग्लिजिबल हैं, चांसेस बहुत कम है बच्चों। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि इस चीज़ के आने के, दिशा के आने के चांसेस कम होते हैं। तो जो लास्ट लाइन मैं आपको लिखाऊंगा ना, सिर्फ उसके ऊपर ज़्यादा गौर कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी। अभी ये समझ लीजिए, हमने बोला कि माना XY एक अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार का भाग है, जिसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, जिसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित की गई है। चित्रानुसार प्रदर्शित की गई है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं तार के बिंदु O से समान दूरी पर स्थित अल्पांशु dl के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के DE साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं। ठीक है ये बात। और cos थीटा वाले घटक तथा DE cos थीटा वाले घटक एक ही दिशा में कार्य करने के कारण जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को
इंगित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक थ्योरी। अब एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार लगा करके लिखूंगा। अभी वो डायग्राम उतारो, ये थ्योरी उतारो, ये काम हम अभी दिशा के लिए करेंगे। परिमाण में काम करोगे आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो पहले ये उतारो बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। ओके, ये अभी तक सही दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑलराइट, हो गया? चलिए अब काम करना चालू करते हैं। हो गया ये? अब देखो, जो स्टार लगा करके लिखना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये जो थ्योरी है आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उतार लीजिएगा, है ना? नोट्स यहीं से ही बनाएं बच्चों, नोट्स यहीं से ही बनाएं। हाँ भाई, आगे देखो, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? तो हमने बोला स्पष्ट है कि किसी अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अभिष्ट बिंदु को तार से मिलाने वाली अभिलंबवत रेखा के अनुदिश त्रिज्य या फिर अरीय, है ना? त्रिज्य को एक वर्ड लिखा गया है अरीय, है ना? वो ध्यान में रखिएगा कि अरीय और त्रिज्य एक ही चीज होती है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश त्रिज्य, ये त्रिज्या ही तो हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को r माने तो फिर त्रिज्यी दिशा मानी जाएगी। ठीक है, त्रिज्य अनुदिश त्रिज्यी होती है यदि तार धनात्मक आवेशित है, तब यह त्रिज्यी बाहर की ओर एवं यदि तार कैसा ऋणात्मक आवेशित हो, कैसा बच्चों? ऋणात्मक आवेशित हो, तो यह त्रिज्यी अंदर की ओर दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लस का है इसलिए बाहर का। अगर यही आवेश माइनस का होता तो फिर ये विद्युत क्षेत्र ऐसा होता। ये डीई घटक एसआर ऐसे काम करते हैं। ठीक है, साइन वाले घटक तो अभी भी ऐसे ही करते, लेकिन कोस वाले घटक इस तरफ काम करते हैं, इस तरफ।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज को उतारो, ये था इंपॉर्टेंट। अगर वो पहले वाली रामायण में नहीं लिखते हो, ये लिख करके आते हो, तो यही इंपॉर्टेंट है, यही वो पूछ रहा है। तो इसको जब आप लिखो तो प्लीज यहां पर इस वाली चीज को जरूर अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि उसे इसी से ही मतलब है। ठीक है, उसे इसी से ही मतलब है। डन, चलो उतारो। अब करते हैं परिमाण, जल्दी से उतारो इसे। अब करते हैं परिमाण की बात। और आपकी बुक में बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, इस चीज को देखा जाए तो, इस चीज को देखा जाए तो बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है वो देखो, वो समझो। लेट सपोज करो ये चालक तार होता, समझना, ये चालक तार होता तो मैं क्या करता, इस चालक तार को अभिलंबवत काटने वाला तल, ये ऐसा ऐसा अभिलंबवत काट रहा है ये तल, है ना। ये जो व्रत है ना ऊपर, जो मैं जो ये व्रत लेकर के आ रहा हूं, इस व्रत का ये तल, व्रत का तल कौन सा होगा, जो सामने आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये तल है व्रत का। ठीक है, तो इस चालक तार को अभिलंबवत काटने वाले तल पर अगर कोई भी बिंदु है, जैसे यहां पर अगर कोई बिंदु हुआ तो इस पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इस चालक तार को इससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। ठीक है, तो ये जो व्रत है, इस व्रत के तल पर प्रत्येक बिंदु पर, इस व्रत के तल पे, जो इसे हम बोलेंगे अभिलंबवत तल, चालक तार को या तार को अभिलंबवत काटने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वह अभिलंबवत रेखा के अनुदिश त्रिज्यीय या अरेयीय होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। उतार लिया। चलो अब काम करते हैं परिमाण के ऊपर, और वो बहुत सिंपल है, हालांकि चीज तो ये भी सिंपल थी। देखिए अब परिमाण के ऊपर काम करते हैं। एक, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। ओके, तो अब हम बात करते हैं परिमाण की। दिशा देख चुके हैं, अब परिमाण। देखो भाई क्या बता रहे थे, तो यहां पर काम कुछ ऐसा है। ऐसा अपन करते हैं, ये आवेश बता दिया, वही एक्स वाई घटक ही आप लिखेंगे, सॉरी एक्स वाई भाग ही लिखेंगे, समरूप आवेशित है ना। ये एक्स और ये यहाँ पर क्या लिख दिया, वाई। अब मेरे को इसके कारण पी बिंदु यहाँ था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया बच्चों, उस पी बिंदु को दूरी मान ली आर, ठीक है, और इस आर त्रिज्या का एक सिलेंडर ले लिया है, एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर तो समझ गए ना, क्या बेलन ले लिया है, और ये बेलन वास्तविकता में क्या है, एक गाउसीय सरफेस है, गाउसीय तल है ये, है ना। तो अभी यहां तक का भाग ही आया, इसमें चालक तार का ये वाला भाग ही कवर हो रहा है, ऊपर वाला छोड़ दो। ऐसे ही जब हम यहाँ पर बेलन को परिबद्ध कर रहे हैं तो चालक तार का सिर्फ ये वाला भाग ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चालक तार का भाग जो है, लेट सपोज करो इसकी लंबाई जो है वो L है ना। इस भाग की लंबाई कितनी है, L मान लीजिए, ठीक। तो इस चालक तार की सिर्फ L लंबाई को ही हमने इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध किया है, बचे हुए को छोड़ दिया है। क्योंकि जब हम एंड में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में ये जो विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु P के ऊपर, वो विद्युत क्षेत्र जो है वो रेखीय आवेश घनत्व पर डिपेंड करता है, संपूर्ण पे नहीं, सिर्फ रेखीय आवेश घनत्व से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात भी है बच्चों कि ये पूछा जाए, समझना भी इस चीज को, ये पूछा जाए कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण है,
थोड़ा सा यहाँ पर मेरी लाइन को मैं थोड़ा सा रिकरेक्ट करूंगा कि अगर इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो किसके कारण है? आंसर है इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र संपूर्ण आवेश के कारण है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। लेकिन अगर गाउसीय पृष्ठ की बात करूं, गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स किसके कारण है? तो सीधी सी बात है, जितना तार इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ गया ना, जितना तार का भाग या जितना आवेश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ गया, उसी के कारण फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स उसी के कारण निकलेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र संपूर्ण के कारण निकलता है। ये मैंने आपको बताया था कि गाउस के नियम की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि विद्युत क्षेत्र निकलता है संपूर्ण आवेश के कारण, जबकि फ्लक्स निकलता है सिर्फ उतने ही भाग के कारण जितना परिबद्ध है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है इस नियम की। ओके, आगे देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इस गाउसीय तल के, जो कि बेलनाकार गाउसीय तल है, पृष्ठ है, इसके 3 भाग उठाए। एक भाग ये लिया ऊपर वाले वृत्त के ऊपर, एक भाग ये ले लिया जो वक्र पृष्ठ के ऊपर, और एक नीचे वाले वृत्त के ऊपर लिया। 3 लिए ds क्षेत्रफल वाले। तो अपन ने इसको पहले वाले को लिखा ds1, इस वाले या फिर ds लिख लो, है ना, और ज़्यादा बेहतर है s1 लिख लो। s1 इसको लिखो s2 और इसको लिखो s3, ठीक। अब इन तीनों भागों पर विद्युत क्षेत्र समझिएगा। तो हमने बोला कि इस S1 वाले भाग पर, जिसका ये S1 पूरा भाग है, S1 पूरा भाग है जिसका अल्पांश ds है, तो हमने बोला कि इस S1 वाले भाग पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखो प्लस वाले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बताया था, त्रिज्यीय और बाहर की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसा है भाई। इस पर भी विद्युत क्षेत्र ऐसा ही होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं चेंज होने वाली। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र तो भाई जैसा अपन ने पहला इंडिकेट किया था ना डायग्राम में, वैसा ही होगा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र वही है, ठीक है। अब क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर काम कर रहा है? तो क्षेत्रफल सदिश हमने देखा, ऊपर वाला वृत्त है ना, कहाँ की ओर देखेगा? ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर, ऐसा, ये ds है, ठीक। और इन दोनों के बीच का एंगल आप देखोगे तो 90 डिग्री है। इस वाले एंगल को मैं θ1 बोलूंगा और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। फिर वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा ही देखेगा बेलन का, यू। यहां पर एंगल आप θ2 डिफाइन करोगे, दोनों एक ही दिशा में है इसलिए 0 डिग्री, ठीक। नीचे वाला वृत्त देखो कहां देखेगा? लंबवत नीचे की ओर देखेगा, तो फिर यहां पर क्या होगा? ये वाला जो एंगल होगा θ3, ये कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो 2 एंगल तो 90 डिग्री के हैं, एक एंगल 0 डिग्री का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डन हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब काम करना चालू करते हैं, ठीक। काम किस तरीके से करेंगे? मैं सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि आवेश जो है वो रेखा पर है, ठीक है। तो हमने बोला माना समरूप आवेशित तार समरूप आवेशित तार को L लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध किया गया है। परिबद्ध किया गया है। इस गाउसियन सतह के भीतर स्थित तार पर यदि Q आवेश उपस्थित है तो
आवेश घनत्व की परिभाषा से। थोड़ा सा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चालक तार है, इसका L लंबाई ही हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध किया है। इसकी L लंबाई पर, मतलब चालक तार की L लंबाई पर कितना आवेश है बच्चों? Q आवेश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं Q मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि इस गाउसियन सतह के भीतर स्थित तार, भीतर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही तार है, भीतर स्थित तार पर यदि Q आवेश उपस्थित है तो फिर रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय L। तो फिर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू L होगी, नहीं होगी? होगी। ये हमारे लिए समीकरण नंबर क्या है बच्चों? 1 है, जिसका हम उपयोग करेंगे डेरिवेशन में, ठीक है। Q बराबर कितना आ गया है? लैम्डा L आ गया है। अब देखो हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं और विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लक्स से ही बात करेंगे। तो हमने लिखा गाउस के नियम से क्या होना चाहिए भाई? ये कुछ ऐसा होना चाहिए, समाकलन वो भी बंद पृष्ठ का, और E सदिश डॉट ds सदिश बराबर क्या बच्चों? समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर समीशन Q क्या है? गाउसीय पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है? कितना आवेश है भाई? Q आवेश ही तो है, तो समीशन Q का मान Q ही है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये समाकलन बंद पृष्ठ का, पूरा बंद पृष्ठ ये बेलन हो, और इस बंद पृष्ठ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो जैसे ही आप इसे 3 भागों में तोड़ोगे वैसे ये बंद पृष्ठ का बंद वाला भाग हट जाएगा, ध्यान में रखना। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आओ बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्या? अब यहाँ पर S1 सरफेस लिखी और हम लिख रहे हैं E डॉट ds। बताओ मैं यहाँ पे बंद पृष्ठ बनाऊँ नहीं बनाऊँ? आंसर है नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि S1 सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त है और वृत्त कभी बंद नहीं होता, ठीक है ना। बंद आकृति कैसी होगी? 3D होगी बच्चों, त्रिविमीय होगी। वृत्त तो 2D है। फिर S2 वो वक्र पृष्ठ है, ये होगा E डॉट ds प्लस S3 और ये होगा E डॉट ds वापस से, ठीक है। हमने इस पूरे पृष्ठ को, इस पूरे बेलन को 3 भागों में तोड़ा। जैसे ही तोड़ दिया वैसे ही इसका बंद वाला जो समाकलन था वो सामान्य समाकलन में कन्वर्ट हो गया है। बराबर क्या भाई? समीशन Q। समीशन Q वास्तविकता में है कितना? Q ही तो है, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। Q का मान मैं लैम्डा L कभी भी रख दूंगा, मेरी मर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? इस चीज को उतारो, नेक्स्ट वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। जल्दी से उतारो इस चीज को, जल्दी से उतारिए बच्चों। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये जो अपन लास्ट वाला कर रहे हैं ना, जब हमने तोड़ा है इस बेलन को तो फिर हम बंद पृष्ठ को हटा देते हैं, वो जो बंद वाला समाकलन है ना वो हटा देते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बंद चल रहा है तो इधर भी गोला बनाएंगे, इधर भी गोला बनाएंगे, इधर भी गोला बनाएंगे, वहीं गलती कर दोगे, खुद के पाँव पे वहीं कुल्हाड़ी मार लोगे आप लोग। ऐसा नहीं करने का अपन को, ठीक है। हो गया, ये डन हुआ। चलिए काम करते हैं आगे। तो समीकरण नंबर 1 ध्यान में रखिएगा, इसका उपयोग करेंगे। Q की जगह लैम्डा L लिखेंगे बच्चों। देखो अब काम कैसे करेंगे। तो हमने लिखना है इस चीज को S1 वाला भाग देखो, S1 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री है बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सबसे पहले लिखा S1 और E ds कोस थीटा 1, ठीक है, प्लस S2 E ds कॉस थीटा 2 पे, फिर S3 E ds कॉस थीटा 3 बराबर में क्या बच्चों? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो चल ही रहा है। अब थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा भाई? ये होगा E ds कॉस 90। थीटा 1 देख लो, इतना ही लिखा है मैंने। फिर थीटा 2 देख करके बताओ कितना है? 0 डिग्री है क्या? E ds कॉस 0 है। फिर आगे चलो,
थीटा 3 ई डी एस कॉस 90 वापस से लिख देता हूँ, ये S3 के लिए बराबर में क्या बच्चों, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा है। कॉस 90 का मान आप सभी को पता होना चाहिए 0 होता है, तो इनकी रामायण तो खत्म हो गई। बचा कौन सा, ये कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में फाइनली बचा E और DS, इसका मान 1 हो गया। और कौन से सरफेस के लिए, S2 के लिए। S2 कौन सी है, वक्र पृष्ठ है। क्या है, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ध्यान में रखिएगा। बराबर क्या बच्चों, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डन हुआ ये। चलिए अब आगे देखो कैसे काम करें। DS का मान रखूंगा मैं, और ये किस तरीके से किया जाना चाहिए वो देखिए। इसको बच्चों देखो, बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, इस तरफ काम करेंगे फिर इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे हैं अपन। हमने क्या किया, E को बाहर निकाला, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है। DS का समाकलन करेंगे और S2 भाग के लिए, है ना। और वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा है। DS वक्र पृष्ठ है बच्चों, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH, यही होता है। R तो मेरे को पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और H के लिए बेलन की लंबाई H की जगह क्या है, L है। तो इसके लिए 2 पाई RH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई RH कन्वर्ट होगा 2 पाई R, तो ऐसा कैसा, H की जगह क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, क्या यही लिखना चाहिए। चलिए तो हम इसे लिखेंगे E इंटू 2 पाई R L बराबर क्या, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डन हुआ। चलो अब हम क्या करें, इस Q का मान भी तो रखें समीकरण 1 से। तो हमने लिखा समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, रखो भाई, तो E इंटू 2 पाई R L बराबर लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो Q का मान है, सॉरी लैम्डा L तो Q का मान है, एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा। L से L की रामायण खत्म हो गई, 2 पाई R का भाग लगाओ, तो विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में आया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जिसे ऐसा लिखा जाता है, क्या भाई, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब हम इसे ऐसे फॉर्मेट में, एग्जाम में यहाँ तक करके आओगे कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो हम न्यूमेरिकल में जल्दी से यूज कर सके, ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल में जल्दी से यूज कर सके, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो देखो वो क्या होगा, हमने क्या किया, इस ऊपर वाले समीकरण को 2/2 से गुणा किया, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हुआ ना, इसको किससे गुणा कर रहे हैं, 2/2 से, तो ये तो 2 लैम्डा हो जाएगा, नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ऐसा ही हुआ क्या, देखो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो ऊपर K चला जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2K लैम्डा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा दो नीचे से, डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला आसानी से याद रहता है, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R। आप यहाँ से भी और आप यहाँ से भी ये चीज़ हमेशा समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है वह रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है क्या, दोनों से देख लो। तथा यही विद्युत क्षेत्र उस तार और अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तार और अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य की जो दूरी है R, उसके व्युत्क्रमानुपाती है ना, R के व्युत्क्रमानुपाती और लैम्डा के समानुपाती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारिएगा। विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। हाँ, सदिश रूप में अगर आपको लिखना है तो इसके बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ सदिश रूप में। कौन से रूप में बच्चों, सदिश रूप में। तो त्रिज्यीय ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पर क्या लगा दो, R कैप, सदिश रूप में। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं सदिश रूप में, या तो ऐसा लिख दो या फिर इससे लिख दो, इससे भी वही बात आएगी, है ना। E और सदिश लिखूंगा तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो ऐसा कैसा, और यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, R कैप।
दोनों ही सही है, या तो ये या फिर वो। ठीक है, दोनों ही सही है, जो आपको याद रहे या जो आप आसानी से समझ पाए। सदिश रूप में त्रिज्यीय देखना था, इसलिए आर कैप से गुणा कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। एकांक सदिश था आर कैप। ठीक है, जल्दी से ये बनाओ। अब 2 या 3 ग्राफ है, उसको डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलो उतारो इसे बच्चों, एक बार जल्दी से उतार लीजिए इसे। ये चीज़ समझ में आई ना, इसमें कहीं दिक्कत थोड़ी है आपको। बहुत सिंपल सा पार्ट है बच्चों, बहुत सिंपल सा पार्ट है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी तो चलो छोड़ो गया, लेकिन मैंने वो बताया फ्लक्स वाला, लैम्डा एल वाला। चलिए अभी तो इस चीज़ को देखो, ये चीज़ जो है ये 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अपन वो भी डिस्कस करेंगे। जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब अपन उनको भी डिस्कस करेंगे बच्चों। उतार लिया ये? ज़्यादा बेहतर तरीका यही होगा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करने के बाद में अगर आप उतारेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप आसानी से लिख भी पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हो गया ये? ऑल राइट। हाँ, अब देखो हमारे पास में 2 चीजें आ गई हैं जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। क्या भाई? सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पता चली वो ये थी कि विद्युत क्षेत्र जो है वह समानुपाती है रेखीय आवेश घनत्व के। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा जाना चाहिए? विद्युत क्षेत्र E मात्रक न्यूटन पर कूलाम, लैम्डा मात्रक कूलाम प्रति मीटर, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ऐसा समानुपाती का ग्राफ ऐसा ही जाता है, सभी को पता है। ठीक, दूसरा गौर कीजिए, विद्युत क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर के व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों भाई, ये बात ध्यान में रखना। तो जब विद्युत क्षेत्र और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ बनेगा अति परवलयाकार, ना वाई को टच करना चाहिए ना ही एक्स को टच करना चाहिए, अगर टच करेगा तो अनंत पे करेगा। ठीक है, ये कौन सा है? अति परवलयाकार। अब एक और चीज, इसके लिए एक और ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन समझना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और 1/r के लिए देखा जाएगा, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र 1/r के समानुपाती है। इसे क्या लिखा जाएगा? E 1/r के समानुपाती। ऐसा ही है क्या? 1/r के समानुपाती और r के व्युत्क्रमानुपाती तथा r के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ रहे हो? लिखने का नजरिया देखा कैसा है? r के व्युत्क्रमानुपाती और 1/r के समानुपाती। तो जब मैं बोल रहा हूं 1/r के समानुपाती है तो फिर ये ग्राफ कैसा जाएगा? समानुपाती वाला बच्चों। E और यहां पर 1/r हो तो समानुपाती वाला ग्राफ तो सभी को पता है, सीधा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब 1/r हो तो ऐसा लाइन, और जब r ही हो, सिर्फ r के साथ में ही बना रहे हैं, तो फिर अति परवलयाकार ग्राफ को बनाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया ये? चलो इस चीज़ को उतार लीजिए, जल्दी से इस चीज़ को उतारे बच्चों।
हाँ भाई बच्चों, सामने देखो, ये 4 न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चंस मान लीजिए, न्यूमेरिकल्स मान लीजिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाएगा। और टॉपिक आप सभी को पता है, रेखीय आवेश वितरण के कारण जो अपन ने लास्ट डेरिवेशन किया था तार के लिए, उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए पहले क्वेश्चन का क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक अपरिमित विस्तार मतलब अनंत लंबाई हेतु एक सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है, 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻⁶ कुलाम प्रति मीटर, ऐसा लिख सकते हैं हम लैम्डा को। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी r कितनी है, 20 सेंटीमीटर, जिसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर लिखूँ क्या, बस यही एक दिक्कत थी सवाल में। ठीक है, सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखिएगा, बस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आप सभी को पता है रेखीय आवेश वितरण में तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2k λ/r। 2 ऐसा का ऐसा, k का मान 9 × 10⁻9, लैम्डा का मान जो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r। r का मान कितना है, 20 × 10⁻⁻2, यही है। 2 से ये रामायण कैंसिल होकर के 10 हो जाएगी, ये 10⁻⁻1 कटेगा तो 10⁻⁻5। ठीक है, 10⁻⁻5 यहाँ है, 10⁻9 यहाँ है, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 कर दूँ क्या, गुणा 10⁻4 लिख दें क्या, ऐसा 10⁻⁻5 और 10⁻9 को सॉल्व करोगे 10⁻4 आएगा। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्लियर हुआ ये? इजी सा सवाल था, आपकी बुक का ही, बुक मतलब जो लास्ट टाइम बुक थी उसका सवाल है ये, उसका एग्जाम्पल है बच्चों। जल्दी से उतारो इस चीज़ को, आपको टाइम दे रहा हूँ इस सवाल को उतारने के लिए, जल्दी से इस सवाल को उतार लीजिए, मेक इट फास्ट। सिंपल सा फॉर्मूला लगाए काम हो जाएगा। हो गया ये? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ये क्लियर हुआ? सवाल को उतार लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको पता चल ही गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ें इसे जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, एक 4 mm व्यास वाले 4 mm व्यास वाले एक चालक तार के प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई मतलब एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, इतना आवेश है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ बोला गया है कि लैम्डा का मान जो है वो 3.2 नैनो कूलाम प्रति मीटर है बच्चों, जिसे लैम्डा बराबर लिखा जा सकता है 3.2 × 10⁻⁻9 कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो उसके अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाले। अत्यंत निकट, अब देखो समझना इस चीज को, ये कोई चालक तार मानो, है ना, चालक तार वैसे भी बेलन जैसा होता है। अब इस बेलन के पास में सबसे पहले कौन सा बिंदु होगा, जो बेलन की सतह के बिल्कुल पास में होगा, यहाँ वाला। अरे यही तो बिंदु इसके सबसे पास में है, और हम बोलेंगे इसकी दूरी किसके बराबर, तो लगभग इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या के बराबर, है ना। ये दूरी इसके किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर ही तो है। तो अत्यंत निकट बिंदु हम मान सकते हैं बिल्कुल सतह के चिपका हुआ होगा। ठीक है, या तो सतह पर या सतह के चिपका हुआ। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपको जो दूरी चाहिए वो वास्तविकता में इस चालक तार की त्रिज्या के बराबर है। अगर इसका व्यास 4 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 mm होगी क्या। इसका मतलब ये 2 × 10⁻³ मीटर की बात कर रहा है। देखो लैम्डा है, आर है, फॉर्मूला आप सभी को पता है विद्युत क्षेत्र का, कितना,
2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, 2 फिर इसको 9 गुणा 10 की घात 9, लैम्डा का मान 3.2 गुणा 10 की घात -9 बटे r का मान 2 गुणा 10 की घात -3। ये तो रामायण कट गई। ये भी कट गया, ये 10 की घात 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9 को गुणा कर दीजिएगा 3.2 से और ये 10 की घात 3 वोल्ट पर मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, या न्यूटन पर कूलाम लगा लीजिएगा। बात समझ में आ गई। विद्युत क्षेत्र आर के वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमें व्यास का आधा त्रिज्या देखनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे पास वाला बिंदु होता। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें इसमें। अरे उतारने के लिए टाइम नहीं दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, तो ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट वाले से ध्यान रखूंगा, आपको उतारने के लिए पूरा टाइम दूंगा मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, यहाँ पर है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अनंत रेखीय आवेश, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। अनंत रेखीय आवेश ऐसा मान लेते हैं और इसके वृत्ताकार पथ पर ऐसा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r कितनी है भाई, 0.5 मीटर, जिसे हम 1/2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात -6 प्रति सेंटीमीटर, नहीं प्रति सेंटीमीटर नहीं, मैं इसे थोड़ा सा सही लिखता हूँ, कूलाम प्रति मीटर, कैपिटल C है वो, कूलाम प्रति मीटर है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। अरे बहुत बढ़िया। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और ये रेखीय आवेश घनत्व वाला केस है। अगर वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक अभिकेंद्रीय बल जरूर लग रहा होगा। ठीक है, और वो अभिकेंद्रीय बल, लेंथ में बढ़ा है ना अभिकेंद्रीय बल, वो कौन देगा, तो ध्यान में रखिएगा, इसका आवेश उसे अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। मतलब ये जो तार है, चालक तार, ये इसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। ये बात ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं बच्चों। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल F वो किसके बराबर होगा, वो समझने वाली बात है। वो होता है इस चालक तार के कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा E, और उस विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो हमने बोला उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला विद्युत बल QE होगा। सीधी सी बात है, जहाँ Q का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। ठीक है, E किसका विद्युत क्षेत्र है, आंसर इस तार का विद्युत क्षेत्र है। तार का विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r होता है क्या। और ये बल कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। ये अभिकेंद्रीय बल इसके बल के तुल्य है। यहां से आप वेग v निकालेंगे, और बहुत सिंपल है बच्चों, ये v से v की रामायण कैंसिल। यहाँ से v² अगर मैं देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, q इंटू 2k लैम्डा, ऐसा का ऐसा, और यहाँ भाग किसका लग जाएगा, m का। ठीक है, चलो q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19, फिर 2 ऐसा का ऐसा, k क्या है भाई, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है सवाल में बिल्कुल साफ साफ, कितना, 10 की घात -6, देखो दे रखा है, डिवाइडेड बाय m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का ध्यान में रखो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, तो वीडियो शुरुआत से देखें। कुछ ऐसा है, ये v² है, और अगर v निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। ये सिंपल सी रामायण है। चलो काम करने की कोशिश करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। ये 10 की घात -10 हो जाएगा क्या, इनको सॉल्व करेंगे तो
तो 10 की घात -10, ठीक है, 10 की घात -10 और ये 10 की घात -21, तो इसको इसको सॉल्व करो तो 10 की घात -21 बैठेगा, 31 को इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। और फिर 10 की घात -21 और -6 ऊपर की ओर लेकर के जाओ, कितना बैठेगा भाई, 10 की घात 15 हो जाएगा क्या? सबको हटा दो तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 15। तो इसको हटाया और इन सबको हटा दिया, कितना रह गया, 10 की घात 15 रह गया। ये सब कुछ हट गए हैं और 10 की घात 15 रह गया है। ओके, ये भी ठीक है। अब देखो और क्या करेंगे, इसको और इसको मैं एक बार के लिए काट देता हूँ, 9.1 लगभग, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट आंसर लेकर के आएंगे। ये 3.2 होगा क्या, तो ये 3.2 गुणा 10 की घात 15, जिसे मैं 10 की घात 14 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसका पॉइंट हटा देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या? है ना, 16 दूना 32, काम खत्म। अब ये 32 देखो लमसम किसके पास में आ रहा है, लमसम किसके पास में आ रहा है, 6 6 36 होता है, 5 25 होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ये किसके पास में, 6 के पास में, क्या 6 के पास में। तो आप देखेंगे एक बार के लिए 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर कितना, 3 चौक 12 और 25, 35 का स्क्वायर, अरे एक मिनट, 35 का स्क्वायर इतना ही होता है, ओके 35 का काय वो कर रहा हूँ, 55 का स्क्वायर करो, 6 6 36, 55 का स्क्वायर करो, 5 से ज़्यादा और 6 से कम, हाँ 55 का स्क्वायर करो तो 5 6 का 30 और 25, 30.25, और तो ये होगा लगभग 5.6 के आसपास, 5.6 या 5.7 गुणा 10 की घात क्या बच्चों, 7, वर्गमूल लोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, इसका मान लगभग इतना आएगा, 5.6 गुणा 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। ये लमसम बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पूरी कीजिएगा अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज इतना लिखने के बाद में डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, ये बीच वाले स्टेप को खा जाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा कि लमसम इसके आसपास आएगा, ठीक है, पता चला। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अभिकेंद्रीय बल ही किसके बराबर है, वैद्युत बल के बराबर है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला ये, वैद्युत बल का फॉर्मूला QE होता है, Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है और E चालक तार के कारण जितना विद्युत क्षेत्र बना उससे हम देखेंगे। जल्दी से उतारो इस चीज को, अच्छा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है, ये बोर्ड का आया हुआ सवाल है बच्चों, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, RBSC 2019 या 2020 का आया हुआ सवाल है बच्चों, ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, डन हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन CBSE में और अदर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, RBSC में नहीं पूछा गया है, जबकि RBSC की बुक का क्वेश्चन रहा हुआ है ये, लेकिन पूछा नहीं गया है। हाँ, CBSE में और जो अदर स्टेट बोर्ड हैं उनमें ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लिखने के तरीके 2 हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। 4th क्वेश्चन को लिखने के 2 तरीके हैं। क्या भाई, पहला तरीका देखो क्या बोल रहा है, 2 सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, λ1 और λ2 है ना, 2 तार हैं जिन पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, λ1 और λ2 है। इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करो। देखो क्या बोल रहा है, 2 चालक तार, ऐसा मानो, एक का रेखीय आवेश घनत्व λ1, दूसरे का रेखीय आवेश घनत्व λ2, दोनों प्लस के मान के चल रहा हूँ, दोनों पे प्लस का आवेश मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इस तार के कारण इसकी एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है, या फिर इस तार के कारण इसकी एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है। एकांक लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल सेम बल लगेगा। ये तार ले लो और इस पे बल निकालो, या फिर ये तार ले लो और इस पे बल निकालो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों सेम ही आएगा, कैसे भी कर सकते हो। आगे देखो इस सवाल को और क्या लिखा हुआ है, 2 समांतर तथा अनंत लंबाई के तारों पर क्रमशः इतना आवेश घनत्व है, हमने यही बता रखा है। इन दोनों तारों के बीच की लंबवत दूरी d है, ये लो, इस वाले में डिफाइन कर दो कि दूरी कितनी है, ये d है, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि प्रदर्शित कीजिए
कि एक तार दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर उतना बल लगा रहा है। इस बार वो सॉल्यूशन भी साथ में दे रहा है और आपको प्रूव करना है कि यही आएगा। ठीक, थोड़ा सा समझिए बच्चों, बहुत सिंपल सा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये तार इस पे बल लगाएगा, इस पे कितना बल लगाएगा, तो आंसर है F = QE। इसका विद्युत क्षेत्र, इस तार का कुछ ना कुछ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, QE। अब हमें क्या चाहिए, दो चीज, एक तो Q चाहिए और एक E चाहिए। Q किसका, इसका, और वो भी कितनी लंबाई पर, एकांक लंबाई पर। ठीक है, Q कितनी, एकांक लंबाई पर जितना आवेश है उस पर बल। ठीक है, और E किसका, इस पहले वाले तार का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो बल जो लगेगा दूसरे तार पर किसके कारण, पहले के कारण, दूसरे तार पर पहले के कारण, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो फिर जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा उसमें हम भाग किसका लगा देंगे, किसका, लंबाई का। ठीक है, चलिए ओके, देखो कैसे काम करेंगे, क्या होने वाला है वो समझिए। हाँ भाई, तो हमने बोला माना प्रथम तार का रेखीय आवेश घनत्व, जो कि वैसे भी दिया हुआ है, घनत्व λ1 है, के कारण d दूरी पर विद्युत क्षेत्र, प्रथम तार के कारण अपन विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, तो हमने बोला ये विद्युत क्षेत्र E1 होगा और ये होगा 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R। लैम्डा की जगह λ1, और ये दूरी कितनी है, d है, तो r की जगह आप क्या लिखोगे, d लिखोगे। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2K λ1 डिवाइडेड बाई d, जहां मैं k का मान एंड में रख दूंगा 1/4πε0। हो गया। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब E1 विद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे तार की dl लंबाई पर लगने वाला बल, कितनी लंबाई पर, dl लंबाई पर लगने वाला बल, E1 विद्युत क्षेत्र के कारण दूसरे तार की dl लंबाई पर उपस्थित आवेश dl लंबाई पे कितना, dq मान लूं, dq आवेश dq पर लगने वाला बल। अब देखो ये क्या होगा, तो हमने लिखा ये बल होगा दूसरे तार की dl लंबाई पे लग रहा है। कौन सी लंबाई पे, dl लंबाई पे, तो df लिख देता हूँ, छोटी ही लंबाई पे देख रहा है, और दूसरे तार पे लग रहा है पहले तार के कारण, बराबर में क्या, आवेश dq है ना, आवेश dq है, और विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, E1 है, विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है। अब dq होगा क्या वो समझिए, तो यहाँ पर हमने देखा λ2 बराबर क्या भाई, dq डिवाइडेड बाय dl। उसकी लंबाई हमने dl ली, उस पर आवेश dq है, तो फिर λ2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। तो dq बराबर कितना होगा बच्चों, λ2 dl हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा का, तो हम dq का मान रखेंगे, तो ये होगा F21 या dF21 बराबर क्या भाई, dq की जगह लिखेंगे λ2 dl गुणा E1 का मान कितना, 2K λ1 डिवाइडेड बाई d। ये तो हुआ dl लंबाई पे। एकांक लंबाई पे देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, dl का भाग, तो ये होगा dF21 में किसका भाग लगाओ, dl का भाग लगाओ, कितना आएगा, λ2 गुणा होगा किससे, 2K λ1 डिवाइडेड बाई d से। गौर कीजिए ये कितना आया, dF21 बटा dl बराबर हो जाएगा 2K λ1 λ2 डिवाइडेड बाई d। यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। k की जगह कितना रख दीजिएगा, कितना, 1/4πε0 रख दीजिएगा, तो λ1 λ2 डिवाइडेड बाई d। बताओ भाई आया नहीं आया, ये 2 आ जाएगा।
लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। आ रहा है क्या? तो या तो ये या फिर ये, है ना। दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालो जो हमने निकाला डी दूरी पर, फिर इसकी dl लंबाई पर बल कितना लगेगा, dl लंबाई पर तुमने बोला dl लंबाई पे आवेश कितना है, dq आवेश है, तो dq आवेश पर बल देखा, F बराबर क्या होगा q इंटू ई, q की जगह dq इंटू E1 आ गया। फिर dq का मान रखा, dq का मान कितना भाई, तो हमने रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा को यूज किया, ये मान देखा, ठीक है, ये मान उठा के रख दिया, और फिर ये dl लंबाई पे बल था, एकांक लंबाई पे देखने के लिए हमने भाग लगा दिया, ठीक है, एकांक लंबाई पे जैसे भाग लगाए आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से आएगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो जाती है ना। अब इस चीज़ को जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, ये सवाल बहुत बढ़िया है और आने के चांसेस बैठते हैं इन सवालों के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर।